हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। डेट है दोस्तों आज 24 मार्च 2021। आज हम 24 मार्च 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आप तक पहुंच जाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। करना बस आपको इतना है कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और हमारे चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के डिस्कशन की ओर। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है दोस्तों वह है ज्वालामुखी बॉन्ड यानी वॉल्केनो बॉन्ड क्या होते हैं, इन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, डेनिस रेड क्रॉस ने यह घोषणा की है कि उसने कई वित्तीय फर्मों के साथ मिलकर के ज्वालामुखी से संबंधित आपदाओं के लिए अपनी तरह का पहला आपदा बॉन्ड लॉन्च किया है। अब ये आपदा बॉन्ड क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे, परंतु उससे पहले जानते हैं हम ज्वालामुखी बॉन्ड क्या होते हैं। ज्वालामुखी बॉन्ड दोस्तों, यह बॉन्ड वह होता है जो आपदा राहत एजेंसियों को चिली, इक्वाडोर, कैमरून, कोलंबिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया जैसे 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण जहां पीड़ित लोगों को जल्दी से जल्दी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता मिल सके, उसके लिए यह जो एजेंसी है यह बॉन्ड जारी किया जाता है। इस परियोजना के जो भागीदार होते हैं उसका लक्ष्य है कि इस बॉन्ड के लॉन्च के साथ ही $3 मिलियन यानी $3 मिलियन के जो है जुटाने का लक्ष्य जारी किया गया है। इस बॉन्ड के साथ में, बॉन्ड के लॉन्च के साथ में यह पैसा जो है वो डेनमार्क के रेड क्रॉस की शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा। बॉन्ड में शुरुआती निवेशक प्लेनम इन्वेस्टमेंट के साथ और शोडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ में कर सकते हैं। अब आपदा बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपदा बॉन्ड दोस्तों भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इसकी आलोचना क्यों हो रही है उसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2017 में दोस्तों बेचे गए इन बॉन्डों को महामारी बॉन्डों की आलोचना की जाने लगी थी, जब ये 2019 में इबोला के प्रकोप के दौरान और 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रारंभिक चरणों में भुगतान करने में विफल रहे। ये बॉन्ड कोविड-19 संकट के बीच में ही घाटे में चले गए। यानी कि जब ये इन बॉन्डों का जो कार्य था वह कार्य यह था कि जब कोई भी संकट आएगा, संकट की घड़ी आएगी, तो उसमें उस नुकसान की भरपाई करने के खिलाफ यह सुरक्षा प्रदान करेगा। परंतु इनकी आलोचना की जाने लगी क्योंकि यह जो बॉन्ड थे ये घाटे में जाने लगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, और 2019 में इबोला का प्रकोप देखा गया था, तो उसके कारण यह बॉन्ड जो थे वो काफ़ी घाटे में चले गए थे और इनसे नुकसान की जो भरपाई नहीं हो पाई थी, इस कारण से इनकी आलोचना की गई है। तो ज्वालामुखी बॉन्ड और आपसे ने आपदा बॉन्ड के बारे में आज जाना। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों केन बेतवा पहली रिवर लिंकिंग परियोजना है। ये केन बेतवा लिंकिंग रिवर योजना। इसमें दोस्तों पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केन बेतवा नदी की इंटरलिंकिंग परियोजना के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है। मंत्री जी ने कहा है कि नदियों के परस्पर संपर्क से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस वजह से यह न्यूज़ में है अभी। और इसकी पृष्ठभूमि पहले चर्चा कर लेते हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि उन्होंने 10 साल पहले नदी को आपस में जोड़ने के विकल्प सुझाए थे, लेकिन उन सिफारिशों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। यह पहले का इनका सुझाव थे। अब यह केन बेतवा रिवर जो इंटरलिंकिंग रिवर योजना प्रोजेक्ट है, ये क्या है दोस्तों? इस इंटरलिंकिंग रिवर परियोजना का जो उद्देश्य है वह मध्य प्रदेश में केन नदी जो है और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी जो है उसके जो जल जो है उसका अधिशेष जो जल होता है, मतलब जब बारिश के दिनों में जब इन नदियों में ओवरफ्लो हो जाता है वाटर, तो जो वाटर जो होता है ओवरफ्लो वाटर उसको
लिंकिंग मतलब दो नदियों को आपस में जोड़ करके जो ओवर वाटर होता है उसको तीसरी रिवर में जोड़ा जाएगा। मतलब कि इन दोनों नदियों को जोड़ दिया जाएगा, तो जो नदी मतलब जो नहर है जो सूख गई है वो नहर पानी से भर जाएगी। जो प्रोजेक्ट है इससे बेनिफिट क्या होगा? उससे जो बेनिफिट होगा दोस्तों यह होगा कि जो वाटर का जो ओवर वाटर होगा वह जब सूखी हुई रिवर में आएगा तो उससे जो है वह है सिंचाई में काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे जो फसलों के लिए जो सिंचाई में जो ज़रूरत होती है, फसलों की सिंचाई के लिए जो ज़रूरत होती है वह पूरी की जा सकेगी। तो इसमें यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा जिले के और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर और पाना जिलों को जो सिंचित करने के लिए उद्देश्य से यह किया जा रहा है। इंटरलिंकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में जान लेते हैं। भारत में वार्षिक वर्षा जो है वो 80 वार्षिक वर्षा का जो माध्यम है वह 80% जो है पानी वार्षिक वर्षा से प्राप्त किया जाता है, जबकि सतही जल का जो प्रभाव है वह जून से सितंबर तक 4 महीने की अवधि के लिए ही होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक पानी की उपलब्धता की कमी हमेशा ही सदैव रहती ही है। यह समस्या नदियों की इंटरलिंकिंग से सुलझाई जा सकती है। यह एक अलग मत दिया गया है। अब इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं। अब इंटरलिंकिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या है वह अलग है, और फ़ायदे क्या हैं वह अलग हैं। हम दोनों ही देखेंगे। नदियों को जोड़ने से जो रोकने और नदियों को जोड़ने से इनको खेतों को रोकने और बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल और अत्यधिक निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार किसानों की आत्महत्या की दर को स्थिर और आजीविका सुनिश्चित करके कम करने में हेल्प मिलेगी। अब इससे और क्या फ़ायदा होगा? इससे 13 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ 75 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जा सकेगा। अब इसमें जो चिंता व्यक्त की जा रही है वह यह व्यक्त की जा रही है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले ही बताया था, इस टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले बताया था कि बांध के निर्माण से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके महत्वपूर्ण जो बाघ निवास है, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों का निवास किया जाता है, निवास है स्थान है ये 10% जलमग्न हो जाएगा। इसके बदले में बाघ संरक्षण प्रयासों को प्रभावित करेगा। यह बांध की जो ऊंचाई है, बांध की जो ऊंचाई है वह गिद्धों के घोंसले वाले स्थानों तक प्रभावित करेंगे। तो यह इसमें चिंता व्यक्त की जा रही है। इसमें फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपकी क्या क्या विचार है, यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप जाकर के हमारे चैनल की वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं डेली टाइम टू टाइम उसे अपडेट करता रहता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी भी ज़रूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएँ। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे आज के नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारतीय सार्क कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। अब यह क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। भारत सरकार ने सार्क कोविड-2 की जीनोमिक्स निगरानी के लिए भारतीय सार्क कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना की है। अब INSACOG यह क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। INCOG यह क्या है? INSACOG यानी इंडिया सार्क कंसोर्टियम, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम। यह एक यूके के वेरिएंट जो था उसके उद्भव की पृष्ठभूमि के तहत ही यह लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों कोरोना वायरस की निगरानी, उसके लक्षण का वर्णन और जीनोम अनुक्रमण में तेजी लाना था। और दोस्तों यह BT, NIM, NIB, MG, DBT, ILS, ICMR, NIB, DBT, NCCS, CSIR, CCMB और DBT, CDFD, DBT, INS, INS, STEM और NIM, HANS, ठीक है, और CSIR, IGIB के नामक 10 प्रयोगशालाओं का एक संघ है। और इन प्रयोगशालाओं को अब INCOG लैब्स कहा जाता है। ये 10 प्रयोगशालाएं हैं जिनका मैंने नाम बताया आप लोगों को। इन 10 प्रयोगशालाओं का यह एक संघ है INCOG, और इसलिए इसे INCOG कहा जाता है।
यह जो है अंतर मंत्रालय संचालन समिति की होगी इसके अंतर्गत, और यह समिति कंसोर्टियम का मार्गदर्शन करने और निगरानी प्रदान करने में मदद करेगी। भविष्य में इंसेकोज वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स और संभावित चिकित्सा विकसित करने में मदद करेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और CSIR और ICMR द्वारा इंसेकोज के लिए यह एक रोड मैप भी तैयार करेगा। अब इसके बारे में और हम लोग जानते हैं इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है, पहले वह देख लेते हैं हम। इसकी घोषणा दोस्तों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी थी। मंत्री ने यह भी कहा था कि इस कंसोर्टियम में 10 क्षेत्रीय जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं, जिनका नाम मैंने लिया है, उसमें RGSL अर्थात ILS भुवनेश्वर, NIMB कल्याणी, NCS पुणे और NIB पुणे, CDFD हैदराबाद, CCMB हैदराबाद, NIMHAN हंस बेंगलुरु और INSTEAMS जो बेंगलुरु है, और IGIB दिल्ली और NCDC दिल्ली भी शामिल है। अब जो ये RGSL है यानी रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज, यह देश भर में वर्तमान में अपने आंतरिक कोशों और संसाधनों का उपयोग करके कंसोर्टियम की गतिविधियों को करने के लिए हेल्प करेगी, और फंड को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया के अधीन कर दिया गया है। आपको केवल इतना सा जानना है कि जीनोमिक्स कंसोर्टियम जो ये बनाया गया है, यह क्या है। यह एक 10 प्रयोगशालाओं का समूह है जिसका नाम इससे जीनोमिक्स कंसोर्टियम रखा गया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस। प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इसकी जो इसका जो मनाए जाने का जो स्थापना शुरू की गई थी वह 1950 से की गई थी। इसकी स्थापना 1950 से की गई थी। इस दिन को विश्व मौसम संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी मनाया जाता रहा है। 23 मार्च का दिन इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि उस दिन 1950 को उस दिन विश्व मौसम संगठन यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई थी। इस वर्ष की जो थीम है वह है द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। और इसके बारे में हम लोग और बातें जानें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो WMO है उसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया गया है। इसमें 193 सदस्य देश हैं और उसमें सदस्य देश शामिल हैं। इसका संगठन जो है WMO, यह अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से उत्पन्न हुआ है, जिसका विचार वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 में निहित है। WMO को दोस्तों 1950 और WMO जो है वो सम्मेलन जो था उसके अनुसमर्थन के द्वारा यह स्थापित किया गया था, जिसके बाद यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई है। WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं इसका क्या महत्व है। तो इसके महत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का क्या महत्व है। यह दुनिया भर में काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि यह समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जलीय विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान को प्रदर्शित करता है। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्न चिंताओं के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ ही हमारे आज के अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भी हमारा 23 मार्च से रिलेटेड है दोस्तों। वह क्या है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के साथ साथ में शहीद दिवस का आयोजन भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस का आयोजन 23 मार्च को किया जाता है। 23 मार्च को दोस्तों 3 हमारे महान युवा नेता थे जिन्हें भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के नाम से जानते हैं। इनकी साहस और वीरता को याद करने के लिए 23 मार्च का दिन हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। 23 मार्च के दिन इन तीनों महान नेताओं को फांसी दी गई थी। देश में इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई स्कूलों और कॉलेजों में भी इस दिन को श्रद्धांजलि देते हुए आभार व्यक्त किया जाता है। भगत सिंह का जन्म दोस्तों 1907 में हुआ था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद होने का नारा दिया था और यह काफ़ी लोकप्रिय नारा भी है। 30 जनवरी को दोस्तों भारत में मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या को चिन्हित करने के लिए 30
जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 19 मई को बंगाली भाषा आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 15 बंगालियों की याद में भाषा शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 19 मई को 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। पुलिस शहीद दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर को भारत और तिब्बत सीमा पर सीआरपीएफ पर चीनी सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, जिस कारण पुलिस शहीद दिवस को 21 अक्टूबर के रूप में चिन्हित किया गया है। 17 नवंबर को उड़ीसा सरकार के द्वारा लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि के रूप में मनाने के लिए शहीद दिवस के रूप में भी 17 नवंबर को आयोजित किया जाता है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब महाराष्ट्र में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के लिए उन्हें भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर के दिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखना है कि कब कब 30 जनवरी, 19 मई, 30, 19, 21 अक्टूबर और 19 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। 30 जनवरी महात्मा गांधी, आपको 19 मई याद रखना है बंगाली भाषा आंदोलन के लिए। 21 अक्टूबर याद रखना है आपको पुलिस के लिए, पुलिस शहीद दिवस के लिए। और 17 नवंबर जो है आपको वो याद रखना है उड़ीसा सरकार के द्वारा लाला लाजपत राय के लिए। और 19 नवंबर याद रखना है आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए। दोस्तों, आपको हमारे चैनल की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और आप हमें वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में सुविधा हो सके। अब बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की ओर। हमारी अगली स्लाइड है दोस्तों फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट क्या है। तो फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा ही हम लोग फटाफट से इसे डिस्कस करेंगे और समाप्त करेंगे। ठीक है। फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट जो है वो ताइवान के विदेशी मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया। इस प्रतिबंध के बाद ताइवान के अनानास भी इस क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। फ्रीडम पाइनएप्पल जो है वो अनानास के आयात पर चीनी प्रतिबंध के खिलाफ एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया है। चीनी सरकार ने वर्ष 2021 में अनानास के सीजन के शुरू होने के ठीक पहले ही ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीनी सरकार ने आयात पर रोक लगाते हुए कहा है कि अनानास आयात कीटों से दूषित पाए गए थे। हालांकि ताइवान के विशेषज्ञों और उत्पादकों और सरकार के द्वारा इसका खंडन किया गया था। इस आंदोलन का नाम एक प्ले ऑन फ्रीडम प्राइज से भी प्रेरित है। तो यह संक्षिप्त जानकारी थी फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। फिलहाल इसी से रिलेटेड पॉइंट है हमारा, ताइवान ने इस प्रतिबंध का जवाब कैसे दिया। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रतिबंध का सामना करते हुए ताइवानी सरकार ने अपने नागरिकों और अन्य राजनीतिक सहयोगियों से फ्रीडम पाइनएप्पल की खपत बढ़ाने के लिए कहा था। सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी वादा किया है और जो प्रतिबंध के कारण नुकसान से गुजरेंगे। ताइवान की राष्ट्रपति जो हैं वो त्साई इंग-वेन ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है ईट ताइवान्स पाइनएप्पल यूटिल इट यू बर्स्ट। यह अभियान अपने नागरिकों को स्थानीय अनानास की खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। ताइवान के रेस्टोरेंट में भी अपने व्यंजनों में अनानास को शामिल किया गया है। तो यह तो थी जानकारी ताइवान से के अनानास से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वह भी एक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि पेप्सू मुजारा आंदोलन। यह क्या है पेप्सू मुजारा आंदोलन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पेप्सू मुजारा आंदोलन दोस्तों, पहले इसकी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करेंगे, पर उसके बारे में ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। 1949 में किशनगढ़ गांव में पेप्सू मुजारा आंदोलन के दौरान 19 मार्च को 4 किसानों की हत्या कर दी गई थी। मौजूदा किसान आंदोलन के दौरान 19 मार्च को पेप्सू मुजारा आंदोलन और उन किसानों को कई स्थलों पर याद किया गया, जिसके कारण यह न्यूज़ में है। अब पहले इसके बारे में हम लोग, इसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुजारा शब्द जो है वो भूमिहीन किसानों से लिया गया है, उनके लिए प्रयोग किया जाता था जो किसी की भूमि पर भी कार्य करते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मुजरा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब पटियाला की रियासत पटियाला के महाराज के अत्याचार से पीड़ित थी। स्थानीय जमींदार, जिन्हें विसेवदार कहा जाता था, वह भूमि पर अधिकार करते थे, लेकिन इस पर काम करने वालों ने महसूस किया कि उन जमींदारों को भूमि पर कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं था। 1948 से तक
30 से 40 लोगों के छोटे सशस्त्र समूह द्वारा जमींदारों से मुजरों की रक्षा करते थे और 1951 में कांग्रेस मंत्रालय स्थापित होने के पश्चात समस्या से निपटने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक कृषि सुधार जांच समिति का गठन किया गया था। बाद में 1952 में पेप्सू टेंडेंसी यानी टेम्पररी प्रोविजन एक्ट तैयार किया गया था। यह अधिनियम किसानों को मालिक बनने का अधिकार के लिए प्रदान किया गया था। अब पेप्सू प्रांत कौन कौन से हैं, पहले उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पेप्सू प्रांत दोस्तों पटियाला और पूर्वी पंजाब जो राज्य है, राज्य संघ है, वहाँ भारत का एक राज्य था जिसमें 1948 और 1956 के बीच 8 जो रियासतें थीं उनका एकजुट किया गया था। पेप्सू की राजधानी पटियाला थी, जिसमें शिमला, कसौली, कड़ाघाट, चैलू भी पेप्सू का एक हिस्सा थे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, मुजरा आंदोलन क्या था, तो मुजरा आंदोलन भी हम जान लेते हैं। मुजरा आंदोलन दोस्तों यह आंदोलन कई वर्षों तक कार्य करने वाला भूमि के स्वामित्व के अधिकार लेने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यह आंदोलन 1930 के दशक में ब्रिटिश शासन के अधीन शुरू हुआ था, जब जागीरदार पंजाब के गांवों में किसानों की फसल में हिस्सों की मांग कर रहे थे। यह हिस्सा पटियाला के महाराज और फिर अंग्रेजों को दिया जाता था। इस प्रकार किसान जागीरदारों को महाराजा और अंग्रेजों के गुलामों की तरह काम करना पड़ता था। इसलिए किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने आकाओं को खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया था। यानी कि जैसे कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया गया था, मतलब, और किसी को भी अपने मतलब कि कहाँ बेगारी एक्ट, आप एक तरीके से बेगारी एक्ट समझ सकते हैं। बेगार कानून जो था इसमें बेगारी की जाती थी, जिसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता था सरकार की तरफ से, मतलब ना सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता था ना अधिकारी कोई पैसा दे देते, केवल बेगारी निपटाई जाती थी उसमें। तो उसी तरीके से ये था, इसमें अकाउंट खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद पटियाला रियासत के कुछ 784 गाँवों को पेप्सू प्रांत के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 1948 में पटियाला के महाराज ने गांवों की 1/3 जमीन को जागीरदारों को देने के आदेश पारित कर दिए थे। हालांकि किसानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में 19 मार्च को इन किसानों और किशनगढ़ के जो महाराजा थे, उन्होंने सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें 4 किसानों और 1 सुरक्षाकर्मी और 1 पटवारी की मृत्यु भी हो गई थी। तो यह एक मुजरा आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया, पेप्सू मुजरा आंदोलन, अभी इसका जिक्र किया गया था, इस वजह से ये न्यूज़ में था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये एग्जाम में कि पेप्सू मुजरा आंदोलन क्या था। तो यह तो थी हमारी आज की डिस्कशन दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको हमारे चैनल की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से जाकर के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें हमें, और यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर लें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो educationhubsmart@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।